हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग इम्पल्स का अध्ययन करेंगे। हिंदी में इसे आवेग कहते हैं या बल का आवेग लिखा रहता है, तो उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसका अनुप्रयोग हमको जानना चाहिए पहले, कहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो इम्पल्स में आप देखते होंगे क्रिकेट खिलाड़ी, आप ये भी देखते होंगे क्रिकेट खिलाड़ी जो है उनकी तरफ जब गेंद आता है तो गेंद को कैच करते हैं। तो जब गेंद को कैच करते हैं, जिसे गेंद को कैच करते हैं, तो वो अपने हाथ से गेंद इतनी दूरी तक खींच लेता है। अब एकदम हाथ करके ऐसे अगर खड़ा रहेगा तो बहुत तेजी से चोट लगेगा उसे, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा आगे की ओर खींच लेता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्यों करता है? इसका रीजन इम्पल्स में आपको मिलने वाला है। या हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब गिरते हैं, अगर फर्श पे गिर जाए तो बहुत तेजी से चोट लगता है। फर्श पे हम लोग जब गिर जाए तो बहुत तेजी से चोट लगता है। हाँ, अगर यही रेत पे हम लोग गिर जाए तो हम लोगों को चोट क्यों नहीं लगता है? तो इसका भी जवाब यहाँ हमको मिलने वाला है। या कोई धावक है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, दौड़कर जब अपने टारगेट लक्ष्य पे आ जाता है तो उससे कहा जाता है कि वो रुके ना, एकदम एकदम जस्ट स्टॉप ना हो जाए, थोड़ी और दूर जाके तब जाके रुके। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको यहाँ जानकारी मिलेगी आपको। और जैसे कोई कांच का बर्तन है, वो जिस पैक में आता है, जिस पैकिंग में आता है, उसके आसपास भूसा या कोई ऐसा या कागज का गत्ता रहता है मुलायम मुलायम, उसके आसपास क्यों लगाया जाता है? तो क्यों लगाया जाता है, इस सब के लिए हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, इम्पल्स की थ्योरी के अंतर्गत आता है। और इम्पल्स है क्या चीज? तो इम्पल्स में बच्चों फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से देखें, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये छोटा मोमेंटम है, छोटे समय के लिए, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम फॉर, वो जो है dt जो है छोटा टाइम इंटरवल है। तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी वो इम्पल्स के क्या होता है, बराबर। तो ये इम्पल्स हो गया, तो इसका मतलब इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो उसका मैं डिफिनीशन लिखा हूं। तो डिफिनीशन में बच्चों बुक वाले में ऐसे दे देता है, किसी वस्तु में छोटे समय के लिए, किसी वस्तु पर छोटे समय के लिए बल लगाया जाए तो फोर्स और छोटे समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ये थ्योरी ठीक नहीं है, ये चीज ठीक है। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, इम्पल्स एक फोर्स है, इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, जो कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये मेन लाइन ये है। तो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो ये इम्पल्स की बच्चों डेफिनेशन है। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी। तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहां बच्चों जैसे कोई गेंद आया, क्रिकेट खिलाड़ी कोई गेंद मारा तो वो हाथ ऐसे कर लिया, ऐसे ठक से जब आएगा तो ऐसे लड़ेगा, ऐसे जाएगा, तुरंत चेंज इन मोमेंटम, यमवी वेग से आया है, तुरंत यमवी वेग से जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा वो 2mv हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2mv हो जाएगा। मतलब चेंज बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ऐसी दशा में देखें तो ये चेंज होने में टाइम भी क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। ये चेंज होने में ये टाइम जो है बच्चों बहुत कम लगेगा, टाइम बहुत कम लगेगा और फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। तो आपके हाथ से फोर्स बहुत ज्यादा लग जाएगा, चोट लग जाएगा आपको। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। तो
चोट न लगे इसलिए क्रिकेट खिलाड़ी जो फील्डर है वो गेंद को जब कैच करना होता है थोड़ा अपनी ओर हाथ को कर लेता है। इतना दूर करने से टाइम इंटरवल बढ़ जाता है। dt का मान ज्यादा हो जाने की वजह से फोर्स का मान कम हो जाता है, क्योंकि इनका गुणनफल तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। बराबर तो है, इसमें आपको dt बढ़ाना है कि फोर्स बढ़ाना है ये आप पर निर्भर करता है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। इंपल्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स और गुणे टाइम इंटरवल होता है। तो अगर आप dt कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो dt को बढ़ाना हमारा एक टारगेट है। जैसे आप पक्की फर्श पर अगर आप गिरते हैं तो mv वेग से आए, फिर लौट के तुरंत mv वेग से जाना है। अब यहाँ क्या है, यहाँ डेल्टा टी का मान ज्यादा हुआ, यहाँ ग्रेविटी हुआ, क्योंकि आपने इतना हाथ से अपनी ओर खींच कर उसकी गति के प्रभाव को कम किया है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम का मान ज्यादा होगा, चेंज इन मोमेंटम का मान ज्यादा होगा। और यहाँ देखिए जैसे आपकी थोड़ा टकरा के तुरंत वापस जाएगा तो dt का मान कम होगा। dt का मान कम होने की वजह से फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब आपको चोट लग जाएगी, आपको चोट लग जाएगी। मान लेते हैं आप रेत में गिरते हैं, मान लेते हैं आप क्या गिरते हैं, रेत पर गिरते हैं। जब आप रेत पर गिरेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप धंस जाएंगे, थोड़ा सा आप जमीन के अंदर धंस जाएंगे। तो ऐसे केस में अब गेंद वापस जाएगा तो ये dt का मान क्या हो जाएगा, dt का मान ये ज्यादा हो जाएगा। इससे जो आप ये लिखे dt वाला, इसका मान ज्यादा हो जाएगा। जब इसका मान ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर है आपको फोर्स, आप पर फोर्स जो है कम लगेगा, मतलब चोट कम लगेगी आपको। तो इसीलिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है। आप बालू वगैरह गिरे या कोई इस टाइप का खेल खेलते हैं लोग, सर्कस वगैरह, तो वहां जाली लगा रहता है, जो भी हो इस टाइप का केस होता है वहां पे। अब एक और अनुप्रयोग देखें, जैसे कोई वो धावक है बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है, अगर वो अचानक यहाँ रुक जाता है, अचानक उसका वेलोसिटी 0 हो जाए, रोक दिया जाए, तो उसके लिए खतरा है वो गिर पड़ेगा, वो उसके लिए खतरा है वो गिर पड़ेगा। अचानक यहाँ भी 0 करना पड़ा, रुक जाए, कोई दौड़ के आए यही रुक जाए टारगेट पर, तो उसे कहा जाता है थोड़ी और दूर जाके क्या करे, थोड़ी और दूर जाकर वो तब जाके विराम में आए। तो इसमें dt का मान, ये dt का मान ज्यादा हो जाता है, तो धक्का जो उसको एक लगता है वो चीज धक्का नहीं लगेगा, मतलब वो गिरेगा नहीं, आसानी से ये खड़ा रहेगा। तो एक और ये उदाहरण मिल जाएगा। तो इस टाइप से बहुत से अनुप्रयोग हैं बच्चों। हाँ, आप एक चीज और देखेंगे, दो वाहन आए सीधा, एक वाहन ये है और एक वाहन ये है, ये वाहन आए और सीधा एक दूसरे को टक्कर मारे। दो वाहन जब हैरान आपतित होते हैं, ऐसे दो वाहन हैरान आपतित होते हैं तो एक्सीडेंट बहुत जोर का एक्सीडेंट माना जाता है। दोनों गाड़ियों में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होती है, लोग मर जाते हैं। हैरान आपतित होने से वो डेल्टा टी का मान, dt जो है ये बहुत कम हो जाता है, बहुत कम समय में चेंज इन मोमेंटम होता है। dt कम होने की वजह से फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है, तो एक्सीडेंट वो भारी भरकम एक्सीडेंट कहलाता है हैरान आपतित होने पर। तो ये जो आप फर्श पे टकराए हैं या दो गाड़ी आपस में ऐसे हैरान टकराए हैं, तो ये सब केस वही है। तो जब dt का मान कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो dt ज्यादा होने से आपको फायदा रहेगा। हाँ बच्चों, तो ये हमें अनुप्रयोग आपको बताना था कि इसका दैनिक जीवन में कहां कहां पर उपयोग होता है। तो कांच का बर्तन है, मान लेते हैं किसी पैकिंग में आ रहा है, तो वो भी क्या करेगा, कांच का बर्तन किसी पैकिंग में आ रहा है तो उसके बर्तन के अगल बगल जो है कागज का कुछ मोटा सा लगाया जाता है, ताकि उसकी झिंझिनाहट पहले, अगर कांच के बर्तन से डायरेक्ट टक्कर मारेगा तो टाइम कम होने की वजह से फोर्स ज्यादा हो जाएगा और वो टूट जाएगा। तो कांच के बर्तन को टूटने से बचाने के लिए उसके आसपास कागज का गत्ता वगैरह लगाया जाता है, ताकि वो टूटे ना। तो हाँ बच्चों, इसे आप लोग उतार लीजिए। एक बार और मैं बोल दूं तो इंपल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन को ही
आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, हिंदी में डिफिनेशन यही है। तो द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा यूनिट के बारे में जान लिया जाए तब आगे बढ़ते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूट। अगर यहां से यूनिट देखते हैं, देखें फोर्स गुणे टाइम, ये हो जाएगा न्यूटन गुणे सेकेंड। न्यूटन गुणे सेकेंड, या चेंज इन मोमेंटम से कहेंगे mv किग्रामीटर गुणे सेकेंड टू पावर -2। ये किसमें है? ये SI सिस्टम में है। mv किग्रामीटर पर सेकेंड, 1 पावर लगेगा बच्चों। हाँ, सीजीएस में लिखना चाहें तो फोर्स का यूनिट क्या है? डाइन इंटू सेकेंड, और ग्राम गुणे सेंटीमीटर गुणे सेकेंड पावर -1। ये सीजीएस सिस्टम में है। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना है, इम्पल्स थोड़ा कम चर्चित चेहरा है, इसलिए लोग इस पर गौर कम करते हैं, इसका यूनिट वगैरह आ सकता है। इम्पल्स की यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, आर किग्रा मीटर पर सेकेंड एसआई सिस्टम में, और इसकी दूसरी यूनिट होती है डाइन सेकेंड और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इन सीजीएस सिस्टम। डायमेंशन इसका होता है, डायमेंशन इक्वल टू ml पावर -1 होता है। यह हो गया आपका डायमेंशन, ml पावर -1। तो इम्पल्स संबंधी इतनी जानकारी होगी, इसके सूत्र के बारे में और अध्ययन किया जाएगा, अभी आप इतना उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इसके केस के बारे में अध्ययन किया जाए तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, इफ दिस फोर्स इज वर्किंग फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2, देन मतलब ये फोर्स जो है टाइम के साथ क्या हो, वेरिएबल हो, तब क्या किया जाएगा? जो इम्पल्स इक्वल टू आया बच्चों चेंज इन मोमेंटम, या इम्पल्स इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इनटू dt। अगर dt ज्यादा रहेगा तो एफ एक्सटर्नल ये कम लगेगा, और dt कम लगेगा तो एफ एक्सटर्नल ज्यादा लगेगा, मतलब चोट जो है ज्यादा लगेगी टक्कर के दौरान या कोई भी इंसिडेंट हो। हाँ, तो फोर्स वेरिएबल हो तब क्या होगा? तो इम्पल्स बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दें। इम्पल्स I इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्सटर्नल dt, कहां से? टाइम t1 से t2 तक। इसमें बच्चों फोर्स वेरिएबल है, तो एफ एक्सटर्नल इंटू dt इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं? डी पी लिख सकते हैं, उसके स्थान पी लिख दिए। तो यहाँ टी के रूप में रहेगा तो dt में की लिखा जाएगा टाइम इंटरवल, लेकिन अब पी के रूप में चेंज इन मोमेंटम आया, तो चेंज इन मोमेंटम का जो इनिशियल मोमेंटम है p1 है, और लास्ट वाला मोमेंटम है वो p2 है। तो एक dp जैसे इंटीग्रेशन 1 dx का आता है क्या? x, ठीक उसी प्रकार से 1 dp का आएगा p। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर वही चीज आया, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम बच्चों। तो ये ध्यान देना है, बहुत कीमती लाइन है, इसी पे सब सवाल लगने वाले। तो एक केस बच्चों ये हो जाएगा, फोर्स वेरिएबल है तो आप कहेंगे, तो सवाल लगाया जाएगा इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम से हम लोग सवाल लगाएंगे। एक दूसरा केस है, इफ ए कांस्टेंट और एवरेज फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी, मतलब जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा? एवरेज होगा, वो कांस्टेंट होगा। एवरेज फोर्स भी कांस्टेंट फोर्स होता है, या फोर्स जो है वो भी कांस्टेंट रहे, किसी टाइम वगैरह पर डिपेंड ना करे। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बच्चों कांस्टेंट को हम लोग क्या कर लेंगे? एफ
एवरेज वो बाहर ले लेंगे, वो बाहर ले लेंगे और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा T1 टू T2, यहाँ हो जाएगा dt। तो एक dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो एक T2 ये हो जाएगा बच्चों। तो हाँ बच्चों, यहाँ हम देखते हैं अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट फोर्स रहे या एवरेज फोर्स रहे वो भी कांस्टेंट ही है, वो हम बाहर कर लेंगे। तो ये टी होता है, तो टी के स्थान पे यहाँ हम लोग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 या उसी को डेल्टा टी कर, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी बच्चों आएगा। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी आएगा। तो एक ही लाइन में इंटीग्रेशन किया है, आप नीचे नीचे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इतना हमें बच्चों बताना था, आप इसे उतार लीजिए। एक मिनट और, तो ये तो फोर्स के रूप में आपका इंटीग्रेशन हो गया, मतलब फोर्स कांस्टेंट था आपने बाहर निकाला, तो इस इम्पल्स आई इक्वल टू हो जाएगा एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। ये एक इससे आपका प्रॉब्लम हल होगा, हो सकता है एफ एवरेज इंटू डी टी के स्थान पे फिर यही चीज रख दिया जाए डीपी, तो फिर यही केस हो जाएगा, इसके स्थान पे P1 से P2 यहाँ पे dp रख सकते हैं, तो dp रख देंगे तो इसका p हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 माइनस P1। तो ये हमेशा ले सकते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जो ये वाला केस आया है ये यहाँ भी लागू होगा। इसके स्थान पे आप dp अगर रख देते हैं तो ये केस होगा, तो मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम वाला केस हमेशा के लिए सत्य है। तो आप इसे उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इम्पल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट का अध्ययन हम करेंगे। 3 पॉइंट हम लिखे हैं और इसमें ज्यादातर बता चुके हैं, बहरहाल लिख दिए हैं, फिर देखें। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो मतलब इम्पल्स एक फोर्स है जो मेजर करता है टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को, क्या करता है, मेजर करता है। तो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज मेजर, क्या मेजर करता है, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ऑप्शन के लिए जो थ्योरेटिकल ऑप्शन होता है उसमें आपको ये सतर्क रहना चाहिए। और ये हम बता चुके हैं कि इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। तो पॉइंट दूसरा भी बच्चों आप लोग ध्यान दें। और पॉइंट 3 है एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ, रिप्रेजेंट्स इम्पल्स। मतलब फोर्स टाइम ग्राफ जो है इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है, इम्पल्स आर चेंज इन मोमेंटम, ये तो दोनों एक ही बात है। इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स टाइम ग्राफ, ये फोर्स का ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस पे टाइम का ग्राफ। तो फोर्स टाइम ग्राफ जो है इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये ग्राफ ऊपर की ओर है तो ये पॉजिटिव होता है, इम्पल्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये ग्राफ नीचे है तो इम्पल्स क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, मतलब एरिया नेगेटिव आएगा ये नीचे वाले के लिए। हाँ, अगर दोनों सेम है तो नेट इम्पल्स से पूछा जाएगा, तो प्लस माइनस मिला के आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप इसे उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तो आज का ये पहला सवाल देखें इस कंसेप्ट पे, इम्पल्स वाले पे। ए हैमर मतलब हथौड़ा ऑफ मास 1 kg, तो सोल्यूशन, तो एम इक्वल टू 1 kg, ये दिया मास 1 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये u इक्वल टू दिया है 6 मीटर पर सेकेंड के से अटैक हुआ, स्ट्राइक्स माने अटैक किया ए वॉल, दीवार पर, एंड कम्स टू रेस्ट v इक्वल टू
0 in delta t is equal to 0.01 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। कैलकुलेट नंबर 1, इम्पल्स ऑफ फोर्स। इसका ए है इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो उनके बीच का लगा टाइम है। तो बच्चों अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। ये चीज भी कॉन्सेप्ट में आप बनाए रखिए, कहीं ऑप्शन में दे दे तो फोर्स ज्यादा होने से क्या होगा, एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। तो एफ एक्सटर्नल का मान आपको कहाँ है, एफ एफ इक्वल टू यहाँ क्या प्रयोग होगा, यहाँ होगा एम जी। यस, इतना है बच्चों। एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी है। अब एफ एक्सटर्नल वगैरह का मान तो मालूम है नहीं मालूम है तो ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम बस। इम्पल्स इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी होता है। और फोर्स वगैरह के रूप में वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन एफ इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे वैल्यू रख के हम लोग ज्ञात कर लेंगे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यम है आपका बच्चों कितना, 1 kg। चलिए v लास्ट में 0 हो गया, माइनस यू कितना है, यू है 6, तो आ गया -6 न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड या कि ग्राम मीटर पर सेकेंड, ये भी चलेगा। तो ये पहला वाला आंसर हो गया। अब बी वाला देखें क्या कह रहा है बच्चों। तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम से हमारा इम्पल्स ज्ञात हो गया, पहला वाला इम्पल्स ऑफ ए फोर्स ये ज्ञात हो गया। दूसरा एवरेज रिटार्डेशन फोर्स चाहिए, एवरेज रिटार्डेशन फोर्स। तो आई इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। तो एफ एवरेज इक्वल टू आई अपॉन ये डेल्टा टी, आई हम लोग निकाल चुके हैं। एफ एवरेज केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, उसमें डायरेक्शन में आवश्यकता नहीं है। यहाँ हो जाएगा एफ एवरेज इक्वल टू आई अपॉन डेल्टा टी, और दोनों हमें मालूम है। आई का मालूम हम लोग निकाल चुके हैं, 6 आया, डेल्टा टी 0.1 आया है। तो ये 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 न्यूटन। तो बी हो गया बच्चों ये। अब देखते हैं सी क्या कह रहा है। सी कह रहा है एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ इक्वल टू एम ए होता है तो उसके तहत ये हो जाएगा। तो एफ एवरेज आपका आया है 60 न्यूटन और एम आपका है 1 kg। तो ऐसी दशा में 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एफ एवरेज आएगा। हाँ विद्यार्थी देखें, दूसरा सवाल आप लोग देखें। ए बॉल ऑफ 0.20 kg hits a ball with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल कितना है, 45 डिग्री। इफ द बॉल रिबाउंड्स एट 90 डिग्री, जो बॉल है 45 अंश कोण पर टकराया हुआ है, ये 90 डिग्री कोण पर बनाते हुए वापस लौटता है टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, मतलब ये आ रहा था इसी मतलब उसी तरफ वो है। हाँ, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दीवार से टकराया और दीवार फिर टकरा के वापस आया, तो चेंज इन मोमेंट कह रहे हैं, उसका भी मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंट ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मतलब ये पॉजिटिव आएगा लास्ट में, तो अभी ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1। P2 ये देखें V वेग से टकराया हो, V वेग से गया, तो इसका ये कंपोनेंट लीजिए, इसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में
एम वी कॉस 45, थीटा बराबर 45 है। ये फिगर नहीं बना था भाई, सवाल पढ़ने से पता चल गया, ये आया गया। तो इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम वी कॉस 45, और ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये वाले कंपोनेंट का डायरेक्शन इस टाइप से देखें, बढ़ा दें, ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45, तो ये v इधर पड़ रहा है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम वी कॉस 45। तो ये तो पॉजिटिव पड़ रहा है, ये कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा ये घटक इस दिशा में होगा। तो चेंज इन मोमेंटम P2, P2 कौन, P2 बाद वाला, ही बाद वाला इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जो है निगेटिव माना जाता है। तो माइनस एम वी कॉस 45, एक माइनस सूत्र वाला है, P2 ये हो गया, और ये P1 आने वाला है, आने वाला जो है वो एम वी कॉस 45 है, वो पॉजिटिव भी है, वो क्या है पॉजिटिव। अरे भाई इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो P2 माइनस P1, अभी दोनों संयोग से सेम है, दोनों नेगेटिव है, तो इसे लिख सकते हैं हम माइनस 2 एम वी कॉस 45 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। लेकिन वो मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब कि केवल उसको परिमाण से मतलब है, चिन्ह से नहीं। मॉड डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा 2 एम वी कॉस 45। अब केवल बच्चों वैल्यू रख दीजिए, 2 एम है 0.2 और v है 25, cos 40 मान 1/√2, इतना हो गया। तो कितना लिखा जाए, तो ये कट जाएगा इससे, ये √2, यहाँ √2 रह जाएगा, तो 25 दूनी 50, तो 5/√2 हमें लग रहा है आ रहा है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड या कि ग्राम मीटर पर सेकेंड, जी आएगा। तो यहाँ ध्यान दें, √2 गुणे √2 कर लेंगे, एक √2 कट जाए, √ रह गया यहाँ, और 25 दूनी 50, एक अंक में दशमलव लगाएंगे, 5/√2 कि ग्राम मीटर पर सेकेंड आया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बच्चों ये आया, इसका डायरेक्शन ख्याल करना बहुत जरूरी है। ये कंपोनेंट के कारण तो इधर आ रहा, और ये डायरेक्शन निगेटिव लिया जाता है, तो हो गया P2 माइनस P1, P1 मतलब जो आ रहा है उसका मूल्य, और इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका जो कंपोनेंट ये वाला होगा, ये वाला कंपोनेंट, और उसका डायरेक्शन उधर, ये पॉजिटिव रह जाएगा माइनस P1, तो ये रहेगा ऐसे। तो दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों निगेटिव होने की वजह जुड़ जाएंगे, और मैग्नीट्यूड चाहिए केवल पॉजिटिव लिया जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया, तो आप इसे उतार लीजिए। हम विद्यार्थी देखें, एक ग्राफ का सवाल लगा लिया जाए तीसरा, ये है फ्रॉम दिस कर्व, इस कर्व से डिटरमाइन ज्ञात कीजिए इंपल्स डिलीवर्ड टू द बॉल, इंपल्स डिलीवर्ड टू द बॉल, और दूसरा है एवरेज फोर्स एक्सर्ट्स ऑन द बॉल। हाँ ध्यान दें, इंपल्स इक्वल टू, जो ग्राफ वाला सवाल बच्चों होता है, आपको थ्योरी लिखाया गया, इंपल्स इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। तो फोर्स टाइम ग्राफ, तो ये फोर्स का ग्राफ है, ये टाइम का ग्राफ है, और एरिया आपका एफटी कर्व का जो एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ अंडर एफटी ग्राफ या एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, ABC का एरिया ज्ञात करना है। किसी ट्रेंगल का एरिया ज्ञात करने के लिए बच्चों ये चीज आपकी जानकारी में होना चाहिए, अगर हाइट मालूम है, बेस गुणे हाइट अगर मिल जाता है तो सभी के लिए ये वैलिड है, और इसमें मिल जा रहा है। जैसे अलग अलग ट्रेंगल निकालेंगे, इतने का अलग से, तभी तो परपेंडिकुलर गुणे बेस अपॉन 2, राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया बेस गुणे परपेंडिकुलर अपॉन 2 प्लस बेस गुणे परपेंडिकुलर अपॉन 2, या एक साथ ज्ञात कर लीजिए। किसी त्रिभुज का अगर परपेंडिकुलर मालूम है, टोटल बेस मालूम है, तो चल जाएगा। तो ये हो जाएगा बेस है AC गुणे परपेंडिकुलर क्या कहें यहाँ पे, BP कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, BP दिखाने के लिए केवल
ये भाई अगर देखना ही चाहते हैं ये चीज बीपी, तो एसी कितना है, एसी की भी जो टाइम है, तो यहाँ अगर ओरिजिन से देखेंगे तो टाइम दोनों 5 सेकंड का लग रहा है टोटल। अब यहां से देखेंगे तो 1 सेकंड घटाना पड़ेगा, 2.5 में से 1 सेकंड जब घटा लेंगे तो आएगा 1.5। ए से सी के लिए जो टाइम लगा वो इतना ही लगा। बीपी, बीपी माने ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर देखेंगे फोर्स जो है आपका 18,000 न्यूटन है, इतना सेकंड इतना न्यूटन। तो ये आपको गुणा करना होगा बच्चों यहाँ पे, तो इसका एक जीरो तो दशमलव हटाने में खत्म हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा। अब ये गुणा करें तो 0 0 18 पचे 90, शून्य हासिल 9, 18 के 18 9, 18 9 17, अठारह पचे 90 के शून्य हासिल 9, 18 के 18 9, यस इतना आया 27। कितना आ रहा है, एक मिनट। हाँ बच्चों ध्यान दें, एरिया इक्वल टू होता है, किसी ट्रायंगल का एरिया होता है बेस पूरे परपेंडिकुलर अपॉन 2 होता है, तो 2 आपने नहीं लगाया तो 2 लगा दिए तब जाके आंसर आएगा 29। ये 9,000 हो गया और ये हो गया 15 गुणे 900, इसका एक जीरो जो है दशमलव हटाने पे हो जाएगा 10, तो इतना 15 9 135, इतना आया बच्चों। इंपल्स इक्वल टू इतना न्यूटन सेकेंड आया पहले का। और बी बच्चों चाहता है क्या, एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स एफ एवरेज इक्वल टू आई अपॉन डेल्टा टी, तो आई आपका आया है 13500 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी आपका कितना है यहां से यहां तक 1.5 होगा डेल्टा टी। हाँ एवरेज फोर्स एक्सर्ट ऑन द बॉल, हाँ देखें डेल्टा टी यहां से यहां तक 1.5 आएगा, तो ये आ जाएगा दशमलव बढ़ जाएगा 15 9 135, 9,000 न्यूटन, इतना आ जाएगा। तो हाँ बच्चों ये सवाल कंप्लीट हो गया है, आप इसे उतार लीजिए। आप मेरे से पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट।